हरे कृष्णा। तो आज हमारा जो साइकोलॉजी के ऊपर एक सेशन है, ताकि हम गर्ल्स की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकें और उनकी हेल्प कर सकें टू एक्चुअली टेक देम आउट ऑफ द क्राइसिस, और टेकिंग देम और हेल्पिंग देम टू ग्रो एंड अटेन द रियल पर्पस ऑफ देयर लाइफ। तो इससे पहले आपके इतने अच्छे अच्छे सेशंस हो चुके हैं। And the challenges, what is the importance of taking up the spiritual life, and what are the challenges which are faced by girl. Now we will understand the psychology, क्या कि कैसे हम उनको हेल्प कर सके। दिस कोर्स जो है, मैं जैसे टॉपिक्स देख रही थी, तो ये काफ़ी हेल्प कर रहा है हमें टू अंडरस्टैंड एवरी आस्पेक्ट इन विच वी कैन हेल्प। तो इट एक्चुअली शोज द कंपैशन ऑफ द डिवोटीज। डिवोटीज कितना दे आर रियली ट्राइंग वेरी हार्ड कि हम हर पर्सपेक्टिव को कवर करें, कि हम हेल्प कर सकें एज अ कम्युनिटी एक दूसरे के भी, और जो हमारे साथ नए कनेक्टेड गर्ल्स हैं उनको। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है मुझे तो स्पेशली, और एक सेंट्रलाइज्ड रहेगा सिलेबस। तो ये भी एक बहुत अच्छा मुझे लगा सिस्टम पैटर्न। नाउ वी विल, Mataji, can you move the next slide? तो अभी आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम वी विल टेक द रेफरेंसेस फ्रॉम द भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम, देयर वर्सेस, जो एक्चुअली इंडिकेट करेगा कि हम कैसे बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली गाइड करें थ्रू दोज वर्सेस। और हमें वो भी होगा कि ये सब चीज़ों का सोल्यूशन पहले से ही दिया हुआ शास्त्रों में, है ना। पूरी इतनी माथापच्ची करते हैं आज के साइंटिस्ट, पर यहाँ पे देखिए आपकी भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में एवरी सोल्यूशन इज रिटन। और वो बैलेंस कैसे लाना है वो भी हम देखेंगे आज। स्क्रिप्चरल एग्जाम्पल्स हम सुनेंगे यहाँ से, कुछ भागवतम से एग्जाम्पल्स लेके बताएंगे कि कैसे जो है हम गाइड कर सकते हैं। देन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ऑब्वियसली केस स्टडीज होंगे इसमें, and yes, case studies and counseling a teenage girl in Krishna consciousness and the impact of Krishna consciousness mentorship on a girl addicted to a social media, especially जो आजकल की मेन प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। नॉट मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गर्ल्स में है, इट्स इन चिल्ड्रन स्पेशली, ना जो पेरेंट्स है वो भी बहुत सारा परेशान है कैसे हम बच्चों को स्क्रीन से बचाएं। सो प्रीचिंग प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं, चाहे वो हम कोई गर्ल को प्रीच कर रहे हैं, कोई यूथ को, कॉन्ग्रीगेशन, एनीथिंग, प्रिंसिपल्स आर सेम, देयर मेथड्स आर डिफरेंट एक्चुअली। ऐसे ही जैसे हम, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो एक्चुअली जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे सेम हैं, क्योंकि सबकी लाइफ प्रॉब्लम्स अलग हैं, सिचुएशंस अलग हैं, इसीलिए मेथड्स भी अलग हैं, बट एक्चुअली इट इज द सेम, क्योंकि वी अल्टीमेटली हम सबको एक ही गोल अटेन करना है, राइट। तो इस मेथड्स को समझने के लिए वी हैव अ डिफरेंट दिस कोर्स। तो जैसे हम पेरेंटिंग करते हैं, उसमें हम किसको, बच्चे को गाइड करते हैं। पेरेंटिंग को पेरेंट्स में गाइड करते हैं, और पेरेंट्स दे वो बच्चों को गाइड करते हैं उसी हिसाब से। तो उसमें भी प्रिंसिपल्स सेम है, रीचिंग प्रिंसिपल्स ही हैं इन पेरेंटिंग ऑल्सो। और यहाँ पे भी हम, जैसे आई वॉज गोइंग थ्रू द स्लाइड्स, तो मैं देख रही थी दे आर ऑलमोस्ट सेम। तो भगवत गीता का ये एक श्लोक है, भगवत गीता 3.42। और मैं चाहती हूँ कि ये इंटरेक्टिव सेशन हो, सो आई वुड, मतलब अच्छा लगेगा कि आप सब इसमें रिस्पॉन्स करें, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक वन वे, एक ही तरफ से हो रहा है, पता नहीं चल रहा मुझे आप लोग समझ पा रहे हैं, कोई है कोई नहीं है, आई डोंट नो। तो anyone would like to read this श्लोक? कोई पढ़ना चाहेंगे?
हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, बिल्कुल हाँ जी। फरमाइए। यस माता जी। हरे जी माता जी। भगवद गीता 3.5 इंद्रियाणि परारयाहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। हाँ हरे जी, कृष्ण माता थैंक यू सो मच माता जी। तो इसमें एक्चुअली बताया गया है पूरा द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कि जो सेंसेस हैं वो सुपीरियर है ग्रॉस बॉडी से। तो सबसे नीचे स्थल पे जो है वो बॉडी है, उससे सुपीरियर है सेंसेस, और सेंसेस से सुपीरियर है माइंड। माइंड से ऊपर है हमारा इंटेलेक्चुअल, और इंटेलेक्ट के ऊपर है सोल। तो ये एक तरह का जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताया है इसमें, जो लैडर है उसको बताया गया है। और इसी श्लोक को आधार बना के वी नीड टू एड्रेस मैनी इश्यूज जो गर्ल्स फेस करती हैं इन देयर टीनेज ईयर्स स्पेशली, क्योंकि इसी श्लोक से हम पता चल रहा है कि कैसे डिसीजन मेकिंग करना है ना। इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है, इंटेलेक्ट की बात हो रही है, तो हाउ टू मेक डिसीजंस इन देयर लाइफ, तो रैशनल थिंकिंग एंड टू फाइंड देयर ट्रू सेल्फ, इमोशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न्स, ये सब इसी श्लोक से हम आगे जाएंगे। जैसे जैसे केस स्टडीज पढ़ेंगे आप पता चलेगा कि कैसे हम बच्चों को जो है रेफर कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ दिस श्लोका। तो आगे मैम, माता जी प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन फॉर टीनेज गर्ल्स अकॉर्डिंग टू दिस श्लोका। तो सबसे जो नीचे आधार पे है वो है सेंसेस ना, इंद्रियाणी। तो बच्चों को सेंसरी इन्फ्लुएंस बहुत है आजकल, और होता ही है, इतना ज्यादा सोशल मीडिया आ गया है। दे आर नॉट ट्रैप्ड एक्चुअली, बच्चे जो है वो ट्रैप हो चुके हैं सोशल मीडिया वर्ल्ड में, दिखावटी में, दिखावटी दुनिया में वो ट्रैप हो चुके हैं एक तरह से। तो जिसकी वजह से उनके अंदर काफी सारी इमोशनल टर्बुलेंसेस हैं, दे हैव सो मच स्टिमुलेशन। 24 घंटे ये सोशल मीडिया है, दे आर ऑन फोन्स, मोबाइल इज लाइक बहुत बड़ा डिजास्टर है इफ दे आर नॉट यूज्ड करेक्टली। तो दे आर एक्चुअली, ये जो टीनेज टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर आइडेंटिटी फॉर्मेशन। इस समय उनका आइडेंटिटी फॉर्म हो रहा होता है ना, चिल्ड्रन जो गर्ल्स हैं स्पेशली, दे आर गोइंग लॉट फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर लेवल पे इस वक्त उनकी बॉडी में बहुत कुछ चल रहा है। एंड वन ऑफ देम इज उनकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रही है। दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट, वो समझने का प्रयास करती हैं लड़कियां कि हम कौन है। कौन है का अर्थ ये है कि व्हाट इज देयर पर्सनैलिटी टाइप एट दिस एज। एंड दे आर ऑब्वियसली गोइंग लॉट थ्रू इमोशनल टर्बुलेंस, क्योंकि इतना लाइफ में रियलाइजेशन नहीं है उनकी ना, टू होम, किस पे ट्रस्ट करना है। दे हैव अ गुड फ्रेंड जोन, तो उसमें से भी दे हैव प्रेशर। और स्पेशली आजकल का जो कल्चर है, हम तो जो है इतने सिंपलिसिटी में पढ़ लिए, बट टुडे देयर इज लॉट ऑफ एक्सपोजर। तो इस एक्सपोजर के कारण उनको दे हैव लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन देयर माइंड, क्या सही है क्या गलत है। कई बार सही पता है पर तब भी वो नहीं कर पाते काम, है ना। और पेरेंट्स बताएंगे तो पेरेंट्स की तो इतनी सुनते नहीं है बच्चे इस एज में, अगर अच्छा रिलेशन नहीं है, मोस्टली नहीं सुनते बच्चे इन देयर टीनेज ईयर्स। तो उनकी लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। इवन पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि आफ्टर 12 ईयर्स उनकी लाइफ में हम एक ऐसा पर्सन ट्रस्ट वर्दी हो, क्योंकि पेरेंट्स से कुछ चीज़ें नहीं शेयर करते बच्चे, यंग स्पेशली, क्योंकि उनको लगता है कि इनसे दे आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग विद देयर पेरेंट्स सम थिंग्स। तो उनकी लाइफ में एक मेंटर जरूर होना चाहिए टू, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके और जिनके साथ वो लाइफ शेयर कर सके अपनी सीक्रेट्स, या उनको कोई कंफ्यूजन है किसी चीज में, कोई गाइडेंस चाहिए, तो उनकी लाइफ में एक मेंटर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मेंटर कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। ये नहीं है कि कोई उसको वो उसका एक्सप्लॉइट कर रहा है।
तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अच्छा होगा कि वो मेंटर का अच्छा रिलेशन हो उसके पेरेंट्स के साथ। तो लाइक दिस, तो इन सेंसेस के लेवल पे जैसे मैंने बताया कि बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं इस वक्त ना, अपना 24 घंटे स्क्रॉल करते हैं देयर मोबाइल, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर सोशल फीचर्स आर, उनको जब स्क्रॉल करते हैं तो वो सारा दिन देखते हैं एक्ट्रेसेस, वेरियस पीपल, है ना, तो उनको भी एक तरह से वो क्रेज आ जाता है कि मुझे भी ऐसी फिगर चाहिए, मेरा भी ऐसा बॉडी होना चाहिए, मेरा भी बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए, मेरे भी फ्रेंड्स होने चाहिए ऐसे, मुझे यहाँ घूमने जाना है। तो उनके एक तरह से काफी ज्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन हो जाता है थ्रू दिस, है ना। और चलो वो भी नहीं है, अगर किसी फोन से नहीं है, देन अदर सेंसरी स्टिमुलेशन उनकी लाइफ में जो है वो है फ्रेंड्स। किसी के पास फोन नहीं है, ठीक है, तो दे अदर सेंसरी स्टिमुलेशन इज फ्रेंड्स, जो उनके स्कूल कॉलेजेस वट एवर दे हैव, वहां से उनको सेंसरी स्टिमुलेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो किसी के घर का बैकग्राउंड क्या है हमें नहीं पता, है ना। तो वो उनको स्टिमुलेट करते हैं कि मान लो किसी बच्चे के पास मोबाइल है, और वो उसकी इतनी एडवांटेजेस बता देगा कि आप सामने वाले व्यक्ति को लगेगा मुझे भी मोबाइल चाहिए अब, है ना। तो जो अनवांटेड डिजायर्स हैं वो उनके अंदर थ्रू दिस सेंसेस स्टिमुलेशन दे हैपन। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों के अंदर हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होता है इस टाइम, इमोशनल टर्बुलेंसेस होती हैं इस टाइम, है ना। तो इस समय जो है हमें किस पे फोकस करना चाहिए एज अ मेंटर, हमें फोकस कर इसी श्लोक को आधार बना के, क्योंकि सेंसेस जो है दे आर एट द लोएस्ट लेवल, इसी श्लोक को आधार बना के, इसी वर्ष को आधार बना के हमें बताना है और फोकस करना है इनर डेवलपमेंट पे। आगे हम केस स्टडीज पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कैसे बच्चे को कहाँ से कहाँ उठाया गया। हाँ, सेकेंड इज माइंड। तो माइंड लेवल पे बच्चों को जैसे मैंने बताया देयर इज लॉट ऑफ इमोशनल टर्बुलेंस। इमोशनल टर्बुलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी सेंसरी स्टिमुलेशन प्लस हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इस वक्त न्यू हार्मोन्स बन रहे हैं, बॉडी में ग्रोथ अलग अलग लेवल पे हो रही है, जिसकी वजह से दे हैव डिफरेंट इमोशनल डेवलप पैटर्न पैटर्न डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस समय जो है बच्चे को, गर्ल को समझें और हेल्प करें कि उनको इमोशंस जो है स्पेशली उनको लेबल कर पाए हम, उनका एक्टिव माइंड रहे, जिसकी वजह से वो माइंड को कैसे एक्टिव करना है, एंगेज करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और बच्चों के अंदर इस वक्त जो फियर होता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मुझे ग्रुप से ना निकाल दें, दे हैव, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस तो चल ही रहा है उनके जीवन में। तो एक तरह से होता है कि सब लोग मुझे जाने, आई शुड फील भी, मतलब मुझे अट्रैक्टिव रहना है, सबकी अटेंशन चाहिए। सो लाइक दिस दे हैव दिस फियर ऑफ एक्सक्लूजन, कि मुझे यहाँ से निकाल ना दें, और दे वांट टू बी गेट डिस्टिंक्ट, मतलब मुझे अलग से पहचाने लोग, ऐसा उनके माइंड में टर्बुलेंसेस रहती हैं। तो उसको हमें हेल्प करना है, जैसे मैंने पहले बताया कि इमोशनल लेबलिंग करना है हमें, उनके लेबल्स को इमोशंस को पहचान के लेबल करना है, और गाइडेड रिफ्लेक्शन करवा बच्चों को, जैसे थेरेपी होती है गाइडेड रिफ्लेक्शन, वो करवाना चाहिए, एंड काम देयर मेंटल chaos, whatever the mental chaos they are feeling, that should. Then intelligence, the power of discrimination, rational thinking। इंटेलिजेंस का काम है कि सही गलत में आपको चुनना है, उसको एक्ट करना। और इंटेलिजेंस होगी तो दे वुड बी एबल टू सेट द गोल्स ऑफ देयर लाइफ, अगर सेट करेंगे तो डेफिनेटली दे विल वर्क एंड अचीव। तो बुद्धि स्ट्रॉन्ग करनी है इस स्टेज में, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उनके अंदर आ जानी चाहिए। ये कैसे आएगी वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ज्यादा इसमें ये कर सकते हैं कि विजन बोर्ड्स बना सकते हैं, सुपरफिशियल लेवल विजन बोर्ड्स होने चाहिए बच्चों की उनकी लाइफ में। आप उनको हेल्प कर सकते हैं विजन बोर्ड बनाने में, डेवलप करवाने में,
जिससे वो अपना गोल सेट करें और गोल से पहले छोटे छोटे गोल्स होते हैं वो भी करें, और साथ में इंटेरोगेट करें अपने आप को कि इन अ मंथ और आफ्टर अ वीक कि मैंने कितना वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास किया। तो डेफिनेटली उनको बोलिए कि विजन बोर्ड्स बनाएं, क्या कहाँ पे वो अपने आप को देखना चाहते हैं आफ्टर 5 years 10 years, कैसे अपने आप को इमेजिन करते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करें, सेट अ विजन बोर्ड और क्या क्या करना है, एंड यू शुड हेल्प इन दैट। Then next is the Atma and the soul, which is the true identity. तो encourage करिए उनको to introspect और ग्राउंडेड रहने में हेल्प करिए। ग्राउंडेड रहेंगे तो आगे कहीं भी वो कोई खतरनाक स्टेप नहीं, कोई भी लॉस हो लाइफ में, फेलियर हो लाइफ में, बट वो अगर ग्राउंडेड रहेंगे तो कोई गलत स्टेप नहीं लेंगे, लाइक सुसाइड्स और मतलब कुछ गलत डिसीजन नहीं लेंगे लाइफ में। नेक्स्ट स्लाइड में श्रीमद् भागवतम। हाँ जी, तो लास्ट श्लोक में हमने जैसे गीता का श्लोक हमने लिया, उसके आधार पे हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं एट द बॉडी लेवल, लाइक सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस एंड सोल लेवल, हम बच्चों को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। नाउ रेफरेंस फ्रॉम श्रीमद् भागवतम विच एक्चुअली help them to get out of these levels. So this is Srimad Bhagavatam 11.26.21, जो बताता है व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट डिफरेंस इज देयर बिटवीन ऑर्डिनरी वॉर्म्स एंड पर्सन who try to enjoy this material body composed of skin, flesh, body, muscle, fat, marrow, bones, stool, urine and pus। मतलब कि क्या डिफरेंस रह गया हमारे अंदर और एक वॉर्म के अंदर। वॉर्म कीड़ा जानते हैं, जब कोई शरीर दबाया जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मिट्टी में दबाया जाता है, तो क्या करते हैं, जो कीड़े होते हैं उस मिट्टी के अंदर जो कीड़े होते हैं वो इस शरीर को खाते हैं। खा उनके लिए तो एंजॉयमेंट है, खाना आ गया उनके लिए। उसी प्रकार से जो बच्चे फंसे हुए हैं वो भी इसी हद तक एंजॉय करने की प्रयास करते हैं फिजिकल लेवल पे। लड़कियां जो है फिजिकल लेवल पे जो एंजॉय करने का प्रयास करती हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने का, प्लेजर लेने का प्रयास करते हैं। सो वन मस्ट कॉन्कर द माइंड बाय एंगेजिंग इट इन कृष्णाज सर्विस। तो हम अगर भगवान की सेवा में लगेंगे, दिस इज एक्चुअली दिस वर्स इज हेल्पफुल इन काउंसलिंग। ये दोनों वर्स आप इनके रेफरेंसेस देके, और इसी में बताई गई हैं काफी थेरेपीज एंड टेक्निक्स, जिसके आधार पे हम जो है बच्चों को अपलिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम दैट सिचुएशन। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, 4 सिचुएशन आ सकती हैं टीनेज ईयर्स में, 4 जो मेजर चैलेंजेस हैं। पहला है इल्यूजन ऑफ फिजिकल ब्यूटी। तो जब टीनेज ईयर में होते हैं तो सबको लगता है भैया मुझे सबसे सुंदर दिखना है, तो सुंदर की डेफिनेशन उनकी होती है फिजिकल ब्यूटी। दैट स्टैंडर्ड में भी कि हमें गोरे दिखना है, हमें परफेक्ट दिखना है, हमें सेलिब्रिटी जैसा लुक चाहिए, ऐसे हम पतले होने चाहिए, वट एवर दे हैव, जो स्टैंडर्ड्स उनको लगता है कि हमें ये। तो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे दे हैव दैट, जैसे एक लड़की है, दिस इज अ केस स्टडी। तो 16-year-old गर्ल थी जो 16 साल की, एंड शी वाज मतलब सारा दिन वो इंस्टाग्राम देखती थी, मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक टाइम पे पूरा देखना। और ज्यादातर रील्स वो रहती थी उसके फ्रेंड्स की जो बाहर एंजॉय कर रहे हैं, या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की। तो उनको देख देख के उसको लगा कि मेरा भी ऐसा फिगर होना चाहिए। अगर मैं इतनी ब्यूटीफुल दिखूंगी, अट्रैक्टिव दिखूंगी, तो क्या होगा कि सब मुझे अटेंशन देंगे। तो उनको लगता है कि ब्यूटीफुल का डेफिनेशन, क्योंकि वो जिस तरह के एसोसिएशन लेंगे उसी से तो उसके डेफिनेशंस डिफाइन होंगी। तो उन्होंने एसोसिएशन लिया किसका, सोशल मीडिया का, अ फेक वर्ल्ड का। तो जहां पे उनको जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स उनके डिफाइन हो गए विद द फिजिकल ब्यूटी, तो वहां भी उनको लगा कि अगर मैं भी इतनी मतलब फिट रहूंगी, गोरी रहूंगी, तो आई वुड बी ब्यूटीफुल और मैं अट्रैक्टिव हो जाऊंगी। तो ये एक तरह के इल्यूजन क्रिएट हुआ। तो उस समय हमें क्या हेल्प करना चाहिए, यही श्लोक का रेफरेंस देके कि आखिर ये ब्यूटी कब तक लास्ट करेगी। तो वो जो लड़की है ये सारा दिन जो है
रील्स देखना और उसके अंदर डिजायर आई कि अब मुझे भी जो है वैसे ही होना है, तो पतले होना है, ऐसी ही फिगर चाहिए मुझे। तो एक्सट्रीम लेवल की जो है तपस्या करने लगी, लाइक खाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो वो एक वीकनेस, फिजिकल वीकनेस तो आई, उसके साथ उसका इमोशनल टर्बुलेंस कितना हुआ, है ना? क्योंकि कंपेयर करने लगी, शी यूज्ड टू कंपेयर हरसेल्फ विद द फ्रेंड्स, है ना? जिसकी वजह से उसके अंदर आ गया डिप्रेशन, और वो फिर सोसाइटी से अपने आप को आइसोलेट करने लगी, एंड अलग अलग थॉट्स आने लगे उसके माइंड में ना। सो लाइक दिस, तो हमें उस पे वहां पे क्या हेल्प करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आखिर आप जिस ब्यूटी को, जिस डेफिनेशन, जो आपने डेफिनेशन दिया ब्यूटी को, हाउ मच टाइम इट विल लास्ट, कब तक वो लास्ट करेगी, क्या बुढ़ापे में भी, और क्या ये बिल्कुल आफ्टर लाइफ भी रहेगी? हाँ, तो ये जो बॉडी जिसके लिए आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसको ब्यूटीफुल प्रयास कर रहे हैं कि बनाने का, किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाउ मच टाइम इट विल लास्ट, कब तक ये रहेगा? जब हम उनको ये रियलाइज करवा देंगे, ये हेल्प करेंगे करेंगे कि वो इस चीज निष्कर्ष तक पहुंचे, तो डेफिनेटली वो इस इल्यूजन से बाहर आ जाएंगे, एंड दे विल एक्सेप्ट कि उनको जैसा बनाया है दैट इज द ब्यूटीफुल, उसको चेंज नहीं करना। जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा। एंड द सेकंड इज द, जो सेकंड चैलेंज फेस करते हैं बच्चे, वो है रोमांटिक इन्फ्लेक्चुएशन एंड क्रेविंग फॉर अटेंशन, है ना? क्रशेस हो जाते हैं इस एज में, काफी लाइक्स हो जाते हैं, है ना? लगता है कि इनका बॉयफ्रेंड है, मेरा क्यों नहीं है? अगर किसी का है तो वो ब्रेकअप से डील कर रहे हो रहे हैं, या मेंटल ट्रॉमा, मोस्टली ऐसा ही है, टीनेज ईयर में ज्यादातर यही होता है, और आजकल तो स्पेशली। हाँ, इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं है जितना यही है कि लुक्स पे ज्यादा फोकस है। तो लाइक दिस उनके, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रही है, इसीलिए उनके अंदर ऐसा रहता है। सेकंड इज अ पीयर पीयर प्रेशर, क्योंकि पीयर लगता है कि ग्रुप में मेरी सारी जो फ्रेंड्स हैं, इन सबके तो बॉयफ्रेंड है, मेरा कोई भी नहीं है, तो कई बार पीयर प्रेशर की वजह से वो इस जाल में फंस जाती हैं, एंड दे सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन ऑब्वियसली, क्योंकि उनको लाइफ में कोई क्लोज चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया कि दे कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद द पेरेंट्स, बच्चे अपने पेरेंट्स एवरीथिंग शेयर नहीं कर सकते, दे कैन नॉट, कंफर्टेबल नहीं है, सो दे वांट सम इमोशनल कनेक्शन, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे वो इमोशनली कनेक्ट भी कर सके, और उनको वैलिडेशन भी चाहिए उस पर्सन से। सो फॉर दिस दे गो इनटू दिस साइकिल ऑफ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, जिसकी वजह से दे फेसेस ब्रेकअप। तो एक लड़की थी, शी वाज जस्ट 14 years, तो पीयर प्रेशर की वजह से उसने एक बॉयफ्रेंड बनाया, तो वो रोज लड़के के साथ बात करना, व्हाट्सएप पे बात करना, इवन शी यूज टू मिस हर स्टडीज टू टॉक टू दैट बॉय। और एक दिन क्या हुआ कि वो लड़के ने उससे उसको ब्लॉक कर दिया, तो ब्रेकअप हुआ, ब्लॉक कर दिया, नाउ शी वाज इनटू डिप्रेशन। तो ये गर्ल जो थी वो डिप्रेशन में चली गई, और डिप्रेशन में चली, वो आइसोलेशन और फैमिली से बात ना करना, खाना पीना ना ढंग से, उसके ग्रेड्स, इवन जो पढ़ाई पे भी असर पड़ने लग गया, और उसको अंदर वही थॉट्स आने लगे, क्योंकि मेंटल जब हेल्थ खराब होता है, जब मेंटली इमोशनली व्यक्ति ड्रेन होता है, तो उसके अंदर फिर लगता है कि अब लाइफ खत्म होगी, क्योंकि पर्पस नहीं है लाइफ में। सो अगर मेंटर रहेगा लाइफ में, हम वहां पे बच्चे को यही वर्ड्स के आधार पे उनको हेल्प कर सकते हैं, दैट हाउ हम जिसके प्रति अट्रैक्टेड थे, व्हाट वाज दैट, है ना? उसको उसका अटेंशन दिलवाना, उसको दिखला, रिफ्लेक्ट करिए कि आप किसके प्रति अट्रैक्टेड थे, तो दे विल फाइनली, उनको पता चलेगा कि जिसके प्रति वो अट्रैक्टेड है दैट इज जस्ट द फिजिकल लेवल।
किसके प्रति उनको अट्रैक्शन होना चाहिए वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। इससे पहले बच्चे ना कि उससे कनेक्ट हो टू अ रॉन्ग पर्सन, कनेक्ट देम टू अ राइट पर्सन और अ पाथ। तो बच्चों को एडिक्शन अगर हम दे देंगे ना बचपन से ही, नॉट इवन बचपन, या जब हम उनकी लाइफ में आए, उनको गाइड करें, तो उनको गलत पर्सन से कनेक्ट होने से हमें बचाना है। और अगर चलो कनेक्ट हो गए तो ट्राई करें कि उस मतलब बच्चे को ऊपर प्रभाव ना पड़े, अगर कुछ उसमें गलत हो जाए, गलत सिचुएशन डेवलप होने से भी हमें बचाना है। देन इज द सेल्फ वर्थ बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे बच्चे अगेन दे वांट गुड अपीयरेंस एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, क्योंकि सारा उनका फिजिकल लेवल पे ही रहता है अटेंशन, उनको हर चीज़ उसी से ही कनेक्ट कर पाते हैं वो, चाहे वो ब्यूटी की डेफिनेशन हो, चाहे वैलिडेशन हो, चाहे वो व्हाट दे कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट। तो लव एट फर्स्ट साइट का क्या आधार है? सुंदरता है, और क्या आधार है? कोई कितना दिखने में सुंदर है, कोई कितना गोरा है, किसी की चमड़ी कितनी गोरी है, किसी के बाल कैसे हैं, तो दैट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लव एट फर्स्ट साइट। किसी की वैल्यू से थोड़ी ना प्रेम करता है। तो लाइक दिस, तो उनका जो सेल्फ वर्थ है वो बेस हो जाता है एक्सटर्नल अपीयरेंस पे। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। आप देखेंगे बच्चे जो है बचपन से इतना इतना वो नहीं होते, सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते कि वो कैसे दिखते हैं, इसीलिए वो धूप में भी खेलते हैं, कुछ भी खाते हैं, भागते हैं। बट जब वो थोड़े बड़े होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंड सर्कल, उनको वो अपने आप पे, अरे मैं तो कैसे दिख रहा हूँ, काला हूँ कि गोरा हूँ। ऐसी एक लड़की थी, वो थोड़ी ओवरवेट थी, तो उसने उसको लगा कि फ्रेंड्स सब चिढ़ाने लगे, बुली करने लगे स्कूल में, तुम मोटी हो, तुम्हारा तो कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। तो उनको ब्यूटी ब्यूटी भी क्यों चाहिए, ताकि उनका अच्छा सा बॉयफ्रेंड हो। तो ब्यूटी फुल बनने के लिए दे हैव टू हैव सर्टेन फिगर। तो अगर मोटे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू दैट पीपल। तो वो लड़की को ऐसे टॉन्ट मारने लगे, क्लास में परेशान करने लगे, उसको चिढ़ाने लगे, तो उसको लगा कि, और उसको हमेशा कंपेयर करने लगे क्लास में ना पतली लड़कियों से। तो उस लड़की को भी लगा कि हाँ मैं तो भैया कोई काम, मतलब मेरा तो कोई वर्थ है ही नहीं। उसने अपनी वर्थ को किससे जज कर लिया? अपने वेट से, कि अगर मैं वैल्यूएबल तभी हो सकूंगी दूसरी की लाइफ में अगर मैं अपना वेट कम कर लूंगी। तो उसके जीवन का जो लक्ष्य हो गया वो यही हो गया कि कैसे वेट कम करना है। और लड़की सारा दिन स्क्रॉल कर रही है, वेट लॉस की वीडियोस देख रही है, वेट लॉस कोर्सेज ज्वाइन कर रही है। हम्म। पर वो इतने जल्दी रिजल्ट चाह रही है, जिसकी वजह से वो मेहनत भी खूब कर रही है, बट फाइनली शी वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। एक मतलब वेट उसका कम नहीं हो रहा था। क्यों नहीं कम हो रहा था? क्योंकि वो स्ट्रेस में लेके कर रही थी चीजें। हाँ, और मेंटल एंजाइटी अलग से होगी, जिसकी वजह से शी हैज लॉट ऑफ इमोशनल टर्बुलेंस एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स आने लगी फिजिकल लेवल पे टू हर हेल्थ। तो वहां पे वी नीड टू पॉज देयर। उनकी लाइफ में हमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता है, जहाँ पे हमें ये बताना है कि लुक, उसको आइडेंटिफाई करवाना है हमें व्हाट इज देयर सेल्फ वर्थ। और सेल्फ वर्थ की डेफिनेशन और आधार क्या है? इट इज नॉट द फिजिकल स्टैंडर्ड्स। हाँ, आपकी सेल्फ वर्थ डिपेंड करती है आपकी वैल्यूज के ऊपर, नॉट ऑन द वे यू लुक। चलो आप पतले हो भी गए तो क्या गारंटी आगे नहीं होंगे, वेट नहीं गेन करेंगे, और ये शरीर कब तक रहेगा आपका? तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फोकस करवाना है। यस, वी नीड टू बिकम फिट, हेल्दी रहना है, बट पतले होना कोई लक्ष्य नहीं है। और ये भी पता होना चाहिए बच्चे को कि हम हेल्दी क्यों रहना है, सो दैट वी कैन सर्व। हेल्थ नहीं होगा तो सर्व कैसे करेंगे, भक्ति कैसे कर पाएंगे? तो हेल्दी रहना है, पर लक्ष्य ये नहीं है कि हमें बॉयफ्रेंड बनाने के लिए पतले होना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे बच्चे की लाइफ में बताएं कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो देयर सेल्फ वर्थ, इंट्रिंसिक सेल्फ वर्थ। और इनर सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम ऑफ लाइफ। इनर सेल्फ रिफ्लेक्शन बताइए कि व्हाट आर देयर स्किल्स। आप अपनी खूबियों को पहचानिए, वर्क ऑन दैट, उनको निखारिए। एंड ऑब्वियसली टू क्रिएट
डिजिटल बाउंड्रीज, कितने टाइम के लिए यूज करना है मोबाइल, वो कैसे होगी डिजिटल बाउंड्रीज, दैट वी विल डिस्कस फर्दर. Then is the fourth point is developing vairagya, which is balanced detachment. तो हम जब किसी लड़की को गाइड करते हैं, उसको अगर ऐसी सिचुएशन से निकाल भी लेते हैं बाहर, जहाँ वो सुसाइड करने वाली है क्योंकि ब्रेकअप हो गया, हमने उसको अपलिफ्ट किया, बताया कि आपके जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, अपनी ड्यूटीज करिए साथ में, तो उसके अंदर इतना वैराग्य आ जाएगा एकदम से, अब मुझे सारा संसार छोड़ना है और अब मुझे भी मंदिर ज्वाइन करना है. आती हैं गर्ल्स, काफी आती हैं कि मुझे तो भक्ति करनी है, यही करना है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट बैलेंस डिटैचमेंट उनकी लाइफ में हम इंट्रोड्यूस करें, है ना. तो उसके लिए क्या करना है, उनकी ड्यूटीज को बताना है प्रॉपरली और उन्हें गाइड करना है. अगेन स्टेप बैक करवाना है फ्रॉम द दैट materialistic situation and guidance in the spiritual life. And next slide, Mataji. Yes, तो ये पूरा समरी है जो अभी तक स्लाइड्स में हमने पढ़ा. तो अगर गर्ल स्ट्रगल कर रही है थ्रू द ऑब्सेशन विद द लुक्स, कि मैं कैसी दिखती हूँ, गोरी हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, काली हूँ, कैसी भी हूँ, है ना, तो वहां पे हमें ये जो वर्ड्स है वो हेल्प करेगा उसको बॉडीली मतलब बताने के लिए, दैट इट इज मेड ऑफ एक्चुअली इम्प्योर सब्सटेंसेस. किससे बना है ये शरीर, मांस, हड्डी, खून, मूत्र, मल, इसी से तो बना है ना. तो उसको बताना है सच्चाई, उसको इंट्रोड्यूस करिए रियलिटी से, है ना. और जिससे हम उसको क्या सिखा सकते हैं, इनर वर्थ एंड माइंडफुलनेस. फिर वो व्यक्ति इतना बॉडी पे फोकस नहीं करेगा ना, जब उसको पता चलेगा कि मैं जिसके लिए पीछे भाग रही हूँ वो तो खत्म ही हो जाएगा, टेम्परेरी है, तो वो फिर किस पे क्या डेवलप करेगा जो परमानेंट है, जैसे इनर वर्थ है, माइंडफुलनेस है. दैट देन अगर कोई इमोशनल अटैचमेंट से सफर कर रहा है, दे आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम इमोशनल अटैचमेंट, तो ये वर्ड्स की वजह से वहां पे हम उनको सिखा सकते हैं अट्रैक्शन जो है वो किस पे बेस्ड है, इल्यूजन पे. आपका जो अट्रैक्शन है वो इल्यूजन पे बेस है. क्यों? क्योंकि शारीरिक लेवल पे है हमें अट्रैक्शन, तो उनको वर्ड्स जो है हेल्प करेगा. वी कैन हेल्प देम टू गेट आउट ऑफ इट थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑन डीपर कनेक्शंस, है ना. डीपर कनेक्शंस, वी हैव टू कनेक्ट टू कृष्णा, उस पे हमें जो है उस पे काम करना है. देन इज द सेल्फ वर्थ इश्यूज. अगर कोई बच्चा है जो सेल्फ वर्थ इशू से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो दिस वर्ड्स हेल्प्स इन आउटर अपीयरेंस इज टेम्पररी, उनको एक्सप्लेन करता है. एंड बिल्ड आइडेंटिटी विच इज बेस्ड ऑन वैल्यूज. देन इज द रोमांटिक हार्ट ब्रेक, अगर किसी को हो रहे हैं, देन बता बॉडी इज नॉट दिस सोल, so it is temporary, and encourage self reflection and detachment through these verses. So this जो ये एप्लीकेशन जो ये वर्स है, इन दिस वे हम वर्स के माध्यम से बच्चों को हेल्प कर सकते हैं टू गेट आउट ऑफ सिचुएशन by reflecting inner and developing connection with Supreme. Mataji, please share the next PPT. अभी हम शास्त्रों से एग्जाम्पल लेंगे ना और समझेंगे इसी साइकोलॉजी को आगे. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, एक तो है प्रहलाद महाराज की मदर कयाधु का, एंड अदर इज देवहूति, माँ देवहूति का लिया हुआ है. तो प्रहलाद महाराज के जो मदर हैं कयाधु, उन्होंने किससे सुना था, नारद मुनि जी से. तो नारद मुनि जी वॉज अ मेंटर इन हर लाइफ, एंड देवहूति जी की लाइफ में मेंटर कौन थे, कपिल देव. माता जी नेक्स्ट स्लाइड करिए. तो ये जो है हम एग्जाम्पल से समझेंगे कयाधु प्रहलाद महाराज जी का और देवहूति और कपिल देव जी का एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल आप देखिए कयाधु और प्रहलाद महाराज जी का, हम इनका दोनों देखेंगे एज अ मेंटर एंड मेंटी. कयाधु इज मेंटर टू प्रहलाद महाराज, वो प्रहलाद महाराज को गाइड कर रही हैं और खुद वो
किनसे गाइडेंस लिए हैं? नारद मुनि जी से। तो हम देखेंगे कि कैसे प्रहलाद महाराज को, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम प्रहलाद महाराज का, जो जन्म से पहले, जिनको सारी वैल्यूज मिल गई हैं जन्म से पहले। और दूसरा एग्जाम्पल है देवहूति का, और कपिल देव जी जो उनको बता रहे हैं। कपिल देव जी जब वो बड़े हो गए और सन्यास के लिए, क्योंकि उनको सांख्य योग का प्रचार करना था, इसलिए उनको फॉरेस्ट वन जाना इम्पोर्टेंट था, इसलिए जस्ट जाने से पहले वो अपनी माँ को इंस्ट्रक्शंस देके गए काफी सारी। तो एक जो है जन्म से पहले, और एक जो है कपिल देव जी जो है बिल्कुल लाइफ के एंड में इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस प्रकार से मेंटर और मेंटी दोनों को, इनके एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि एज अ मेंटर एंड मेंटी किस सिचुएशंस में इनको कृष्णा कॉन्शियसनेस मिली। माता जी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो कयादू एंड प्रहलाद महाराज का पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो कयादू जो थी, हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने चले गए थे तो वो अकेली थी ना, और गर्भवती थी। उसी वक्त जो है देवतागण आए और उनको उठा के लेके जा रहे थे, क्योंकि वो परेशान थे कि अगर ये इनका पिता ऐसा है तो बच्चा आने वाला कितना बड़ा राक्षस होगा। तो वो चाहते थे उस बच्चे को मारना, और कयादू को इसलिए लेके जा रहे थे। पर रास्ते में उनको नारद मुनि जी मिले, उन्होंने बताया कि महाभागवत आने वाला है, आप इसके परेशान मत होइए। तो नारद मुनि जी उनको, कयादू को वहां से छुड़वा के कहाँ ले आए? अपने आश्रम में ले आए, जहाँ भी उन्होंने अपना भगवान की ग्लोरीज, नेम और भगवत ज्ञान दिया, जो कयादू जी ने सुना और फिर पास ऑन हुआ प्रहलाद महाराज को, जो उनकी गर्भ में थे। तो जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को सबसे बेस्ट चीज देना चाहती है ना, उसी प्रकार से कयाधु ने भी अपने जो बच्चा है प्रहलाद महाराज, उनको सबसे बेस्ट चीज दी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, जो कि है भगवत शिक्षा, है ना। जैसे एक लवर होता है, प्रेमी होता है, वो अपनी प्रेमिका को सबसे सुंदर चीज देना चाहते हैं उसको खुश करने के लिए, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि कयाधु ने बिल्कुल सबसे बेस्ट चीज दी प्रहलाद महाराज जी को, जो है भगवत शिक्षा, जब वो गर्भ में थे। और कयाधु को कहाँ से मिली? नारद मुनि जी से। और जो कयाधु थी, किस स्टेज में उनको मिला ये सब? जब वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उनको भगवत शिक्षा कब मिली कयाधु को? जब वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उनको देवता गण आके उठा के लेके चले गए, है ना। वो उनके रथ में बैठी हुई हैं, और वो इतनी घबराई हुई है, लाइफ में अकेली हैं, पति नहीं है सर पे, और कहाँ किस जगह उसको लेके जाया जा रहा है उसको कोई पता नहीं है। कि तब उनकी लाइफ में कौन आए? नारद मुनि जी आए, जो उनकी बिल्कुल आ, उनको हेल्प किए, ना केवल उनको बचाया बल्कि टॉप मोस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन दिया उनको। तो जब भी हम लाइफ में वल्नरेबल होते हैं, वल्नरेबल सिचुएशन, तो जब लाइफ में बिल्कुल क्राइसिस में होती है लाइफ, हमें पता नहीं है कि क्या होगा अब हमारे साथ, हाँ ऐसा लग रहा है कि सब नष्ट हो गया, खत्म हो गया, तभी उनके लाइफ में कौन आते हैं? भक्त आते हैं, टॉप मोस्ट कनेक्शन देते हैं टू द सुप्रीम। सो लाइक दैट, जब कयाधु ऐसे अपनी पूरी लाइफ में थी, तब उनकी लाइफ में आए नारद मुनि जी, जिन्होंने उनको टॉप मोस्ट एजुकेशन दिया, है ना। और क्या माइंडसेट था तब कयाधु का? शी वॉज फ्रेजाइल, इंटेलिजेंस बिल्कुल हैक्ड हो गई थी, उनको सही गलत का पता था, पर फिर भी वो नहीं कुछ कर पा रही थी, है ना। उसी प्रकार से जब टीन्स बिल्कुल दे आर मतलब ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं पूरे, पता नहीं है कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, तब उनकी लाइफ में आते हैं मेंटर्स, जो भगवान के भक्त आते हैं उनकी लाइफ में उनको गाइड करने के लिए, है ना। तो उस समय जो बिल्कुल डर की सिचुएशन है, उस समय अगर हम उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस देंगे, वो बहुत रेडिली एक्सेप्ट करेंगे, नॉट इवन एक्सेप्ट, दे विल ग्रो इन दैट। तो नारद मुनि जी बिल्कुल बेस्ट टाइम पे उनकी लाइफ में आए, बिकॉज दैट वाज द बेस्ट टाइम टू सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इन हर लाइफ। दूसरा एग्जाम्पल है देवहूति एंड कपिल देव जी का। तो देवहूति ने
जो कि एक राजा मनु की बेटी थी। तो वहाँ उनकी लाइफ कैसी थी, कितनी लग्जूरियस ऑपुलेंट लाइफ थी, है ना। और वहाँ पे उनकी शादी हुई गर्दम मुनि जी से, जहाँ पे उन्होंने तपस्या का जीवन जिया, ना। पूरी पतली हो गई, इतनी सेवा सर मतलब सेवा में लगी रहती थी कि उन्होंने इतनी तपस्या की कि वो पहचान ही नहीं जा रही थी कि पहले कितनी सुंदर थी और अब वो कैसी हो गई थी। बिल्कुल सूख गई थी, उनका बताया जाता है कि कांति खत्म हो गई थी चेहरे की। तो इस प्रकार से वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। तो उनकी जो सर्विस एटीट्यूड देख के उनके हस्बैंड बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जो उनको फिर 9 पुत्रियां दी, एक इतना बड़ा पैलेस, जो विमान दिया, जिसके अंदर दुनिया के सारे सुख थे। और फिर एक पुत्र स्वयं भगवान कपिल देव भी उनको मिली लाइफ में। और जब कपिल देव जाने लगे, पूरी ऑब्वियसली ये भगवान का ही अरेंजमेंट है, जिसको थोड़ा सा सेंस एंजॉयमेंट जो देवहूति बताती है कि मैं अपना पछता रही हूँ, मैंने इतना अपना लाइफ खराब कर दिया। क्योंकि कपिल देव जब जाने लगे तो तब उन्होंने लेमेंटेशन, उनको पछतावा हुआ कि इतने इतने महान उनके हस्बैंड, उनसे नहीं वो कुछ सीख सके स्पिरिचुअल। अब भगवान स्वयं पुत्र के रूप में उनके पास आए हैं, तब भी वो कुछ नहीं सीख पाई। तो वो एक तरह से बिल्कुल लेमेंट कर रही थी, रो रही थी डेस्परेटली कि मैंने अपनी सारी लाइफ खराब कर दी सेंसुअल एंजॉयमेंट में, प्लेजर्स लेने में। तो अब मैं क्या करूं। तो उस समय जो है कपिल देव जी उनको क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो फेमस इंस्ट्रक्शंस हैं कपिल देव जी जो है देवहूति को देते हैं। तो जस्ट लाइक जो सेलर होता है, दुकानदार होता है, वो अपने कस्टमर को बेस्ट चीज देता है, उसी प्रकार से कपिल देव जी ने मैया देवहूति को बेस्ट टॉप मोस्ट एजुकेशन उस समय दिया। और स्थिति क्या थी देवहूति की, वो क्राई कर रही थी, शी वॉज क्राइंग, शी वॉज लेमेंटिंग कि मैंने अपनी सारी लाइफ खराब कर दी। तो ऐसी सिचुएशन में जब उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया गया बाय कपिल देव, दैट वाज वो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, है ना। उसी प्रकार से जब अगेन टीनेज सिचुएशन जब ऐसी हो, पछता रहे हो बच्चे, दुखी हो, तो उनकी लाइफ में हम कृष्णा कॉन्शियसनेस इंट्रोड्यूस करेंगे तो दे विल डेफिनेटली ग्रो। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो हमें अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए टू हेल्प द teenagers to get out of the situation and adopt the spiritual practices quickly. So उनमें से एक है ओपन कम्युनिकेशन, उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। तो कम्युनिकेट बच्चे ऐसे नहीं करते, उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ शेयर किया तो हम कहीं और शेयर कर दें। तो यहाँ पे जो हमें उनको हेल्प करना है कि हमारा क्या मतलब कुछ ऐसे हम तरीके होने चाहिए कि बच्चे हमसे ओपनली कम्युनिकेट करें। उनके अगर कोई हार्ट ब्रेक है, कोई फीलिंग्स है किसी के प्रति, तो वो हमें शेयर करें और हम फिर उनसे उनको गाइड कर सके उसी हिसाब से। तो हमारा गोल ये होना चाहिए प्रीचिंग टू द टीनेजर्स कि वो हमसे ओपनली कम्युनिकेट करें। दूसरा उनको हेल्प कर इनोवेटिव डीलिंग्स, हम जो उनके साथ डील करें वो इनोवेटिव, लाइक गिफ्ट्स हैं, कहीं बुलाना है, तो इनोवेटिवली वी कैन डील विद देम। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं थ्रू स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर से बेस्ट बेस्ट एग्जांपल्स लेके उनको बता सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग अगेन उसी में आता है। मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, फालतू फालतू बात ना करके हम उनको मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, क्लासेस हैं, ये सब उसी में आता है। देन एम्फसाइज इमोशंस, जो भी सिचुएशन से बच्चे जा रहे हैं तो एम्पैथी दिखाना है। भले वो बेकार सिचुएशन अगर लगे हमें कि मतलब ये तो इतना मुद्दा नहीं है बनाने वाली, ऐसे नहीं बोलना सीधा। तो सिचुएशन में वी नीड टू एम्फसाइज देयर इमोशन, उसको एम्पैथी दिखाना है। एम्पैथी मतलब दया दिखाना उन पे। मतलब जैसे कोई फील, अगर कोई दुख फील कर रहा है तो आपको लगे कि हाँ मैं दुख मुझे भी फील हो रहा है जो सिचुएशन से आप जा रहे हैं। देन फ्रेंडली एक्सचेंजेस होने चाहिए, ये नहीं कि हमारा
टीचर और बच्चे वाला, स्टूडेंट वाला रिलेशन है, फ्रेंडली, और तभी तो वो ओपनली कम्युनिकेट कर पाएंगे। और ये सब स्किल्स अडॉप्ट करके वी विल एक्चुअली गेट अ फ्रेंडली रिलेशन। एक्नॉलेज पर्सपेक्टिव होना चाहिए, जहाँ पे हम उनकी चीज़ों को, उनकी स्किल्स को, उनकी वैल्यूज को एक्नॉलेज करें, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई छोटा सा भी कोई हमारे लिए सेवा करता है तो उसको एक्नॉलेज करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उनको अच्छा लगेगा। देन वैल्यू ओपिनियंस, उनके जो ओपिनियंस है उसको वैल्यू करना, है ना। एंड देन फ्रेंडली मेंटिंग, और हमें जो उनको मेंट करना है, लाइक उनको गाइड करना है, दैट शुड बी आल्सो वेरी फ्रेंडली। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया, वल्नरेबल माइंड प्लस डिस्ट्रैक्शंस क्या हो जाएगा, उनके स्ट्रगल्स और बढ़ जाएंगी। कोई व्यक्ति डरा हुआ है और उसमें भी और डिस्ट्रैक्शंस आ गई उसको, कोई डरा हुआ है और उसको आके डरा दे, तो वो व्यक्ति तो मरने का ही प्रयास करेगा। हाँ, किसी व्यक्ति कोई बच्चा है, उसको स्कूल में बुली किया जा रहा है, क्लास में बुली किया जा रहा है कि आप गोरे नहीं हो, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, आप निकाल दिया उसको ग्रुप से, क्लास में वो अलग जाके बैठ रही है लड़की। हाँ, तो शी इज ऑलरेडी इन अ फियरफुल सिचुएशन, वो पहले से ही बहुत घबराई हुई है, और उसके ऊपर से अगर घर वाले भी बोलने लग जाएं या हम भी बोलने लग जाएंगे, माता जी आप तो काले हो, टॉन्ट व्यक्ति पे क्या गुजरेगी। तो उसको तो लगेगा कि चलो ठीक है, भौतिकवादी लोग तो हैं, ये भी ऐसे हैं। तो इस सिचुएशन में उसका मन कर रहा होगा कि मेरे जीने का क्या ही मकसद है, लेट मी एंड माई लाइफ। तो उनके लिए स्ट्रगल्स जो है दे आर बढ़ती जाएंगी, डेंजरफुल सिचुएशन आ जाएगी उनकी लाइफ में। और यही वनरेबल माइंड में अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस दे दें तो वो एक सेफ शेल्टर हो जाता है बच्चे के लिए, है ना। और अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि टू क्रिएट अ सेफ शेल्टर। हम जो प्रीचिंग करते हैं, चाहे वो कॉन्ग्रीगेशन हो, यूथ हो, गर्ल्स हो, पेरेंटिंग मतलब बच्चों को प्रीचिंग करना, दैट इज अल्टीमेट गोल इज टू गिव देम अ सेफ शेल्टर। बच्चे सेफ फील करें, कोई गलती भी करे तो उनको डर ना हो बताने में कि हमने ये गलती कर दी, तो वो गलती भी कर रहे हैं तो उनको लगे कि हम डिस्कस करेंगे तो हमें बड़ा कॉन्सिक्वेंस नहीं झेलना पड़ेगा। तो वो फियर नहीं इंस्टिल करना है, इसलिए सेफ शेल्टर हमें बना के रखना है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे माता जी। ऊपर पढ़िए जरा, वल्नरेबल माइंड प्लस डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू स्ट्रगल्स डेंजर, वल्नरेबल माइंड प्लस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ सेफ शेल्टर। हाँ जी। तो ये वल्नरेबल माइंड जो है, अगेन वही सब डिस्कशंस है इसमें, जो हमने पीछे अलग अलग स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी, लाइक कम्युनिकेशन है, इनोवेटिव डीलिंग्स, अगेन द सेम अडॉप्ट थेरेपीज हैं जो हमें हेल्प करेंगी, प्रोवाइड एक्चुअली मेक अ सेफ शेल्टर फॉर देम। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। अभी एक एक सिचुएशन हम पढ़ेंगे जिसमें that there is no vulnerable mind but still in danger। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस है तभी एक्चुअली हम सेफ हैं। अगर कोई फियरफुल सिचुएशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सेफ नहीं है, वी आर स्टिल नॉट सेफ, हम फिर भी डेंजर में हैं। इसलिए कृष्ण ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द सेफेस्ट शेल्टर, भी पढ़ेंगे हम। और ये एग्जाम्पल है सुखदेव गोस्वामी जी का और व्यासदेव जी का। लाइफ हिस्ट्री तो पता होगी, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी जो है माँ के गर्भ में 16 साल के हो गए थे, बाहर नहीं आ रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण आए और उनको बोले कि आपको, आपका जो आना है, एक मिशन के लिए आए हो आप, है ना, भागवतम का आपको उद्गम करना है, तो आपको बाहर आना है। तो जो सुखदेव गोस्वामी जी है माँ के गर्भ से निकल के सीधा जंगल में चले गए, जंगल की तरफ, और व्यासदेव जी पीछे पीछे चिल्लाते रहे, पर उन्होंने एक भी नहीं सुनी और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। व्यासदेव जी को लगा कि ये, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी जो है कोई नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है ना, उनको भगवान ने भेजा, ही वॉज एम्पावर्ड बाय कृष्णा। तो और वहां पे हम देखते हैं लीला में कि सुखदेव गोस्वामी जी क्या है, ब्रह्मवादी हैं, है ना। उनको, ही वॉज नॉट अ डिवोटी, वैसा लीला में दिखाया गया है, एक्चुअली इज अ डिवोटी, वो राधा रानी के पैरेट हैं।
पर वहां पे दिखाया गया कि वो एग्जॉल्टेड है, लिबरेटेड सोल है, पर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस शेल्टर में नहीं है, बट स्टिल ही वॉज नॉट सेफ। हाउ ही वॉज नॉट सेफ? तो व्यासदेव जी सोचते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान की ब्यूटी और उनकी क्वालिटी से अट्रैक्ट ना हो। तो व्यासदेव जी अपने डिसाइपल्स को बुलाते हैं, उनको पता है कि सुखदेव गोस्वामी जी जंगल में हैं, तो अपने डिसाइपल्स को बताते हैं कि आप ना जाके ये श्लोकों का उच्चारण करो जंगलों में। तो वो 2 श्लोक जैसे हम जानते हैं कि वरा पीडम नटवर वपु और अहो बकीयम कल वो स्तन कालकूटम। तो ये जो 2 श्लोक हैं उनके शिष्य जो हैं व्यासदेव जी के लकड़हारा बन गए थे और उसी भेष में घूमते जंगलों में ये 2 श्लोक गा रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी जी इन श्लोक को सुने और अट्रैक्ट हुए। अगर वो एक्चुअली लिबरेटेड होते, लिबरेटेड डिटैच व्यक्ति, वो क्यों क्यों अट्रैक्ट होगा किसी से? तो ही वॉज सुखदेव गोस्वामी जी अट्रैक्ट हुए क्योंकि ही वॉज नॉट इन द सेफ शेल्टर। ये लीला है, एक्चुअली ही इज अ डिवोटी। तो वही बताया जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं है कि वल्नरेबल माइंड ही कृष्णा कॉन्शियसनेस, यस दे रेडिली एक्सेप्ट करते हैं, पर बाहर ऐसा नहीं होता। तो अगर एग्जॉल्टेड है, एम्पावर्ड है, स्टिल नो वन कैन एस्केप द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। तो वो श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी जी अट्रैक्ट हुए एंड फाइनली भगवान की लीलाओं का, जैसे आप जानते हैं, भागवतम उनके मुख से निकला। तो आगे, तो इन दिस वे हम जो है हेल्प कर सकते हैं टीनेजर्स को टू एंगेज देयर सेंसेस बेस्ड ऑन द श्लोका जो हमने डिस्कस किया है गीता का और भागवतम का। उनकी सेंसेस को एंगेज करना है, उनके माइंड को इन्वॉल्व करना है थ्रू सेवा, इंटेलिजेंस को रैशनलाइज करना है, उनको रैशनल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना है थ्रू रीडिंग स्क्रिप्चर्स, जो साधना का रोल है। एंड फाइनली इन सब कार्यों को करके उनकी सोल क्या होगी? अपलिफ्ट होगी। एंगेज करनी है सेंसेस, जैसे सेंसेस को कैसे एंगेज कर सकते हैं आप सबको पता है, इन्वॉल्विंग माइंड, माइंड को सेवाओं के माध्यम से इन्वॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होगी? थ्रू रीडिंग स्क्रिप्चर्स, डिस्कसिंग, डिस्कशंस उसी उसी से होगा ये। एंड फाइनली देयर इज अपलिफ्टमेंट ऑफ सोल थ्रू दीज एक्टिविटीज। नेक्स्ट माता जी, नेक्स्ट। रूप गोस्वामी जी बताते हैं उत्साह निश्चयात धैर्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा उत्साह, कॉन्फिडेंस और पेशेंस थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ मेंटरिंग द टीनेजर गर्ल स्पेशली। तो उत्साह बना के रखना है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट, हाँ उनके अंदर उत्साह बनाना है हमें ना, कि वो सेवाओं को रेडिली ले। उत्साह कैसे बनेगा? इफ दे आर क्लियर विद द गोल, and then create confidence in them to take up the services, training, confidence तभी आएगा if they get the training, and definitely patience। किस चीज के लिए patience? that they develop the inner qualities, और उनका फोकस जो है फिजिकल से इनर सेल्फ पे आए, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसके लिए हमें पेशेंस को डेवलप करना। थैंक यू वेरी मच। और अभी सोशल मीडिया चैलेंजेस क्या आते हैं गर्ल को? जैसे एक एग्जांपल, एक लड़की है, वो सारा दिन फोन चलाती है, सारा दिन का मतलब वास्तव में सारा दिन और रात, उसका पूरा पैटर्न खराब है, कब वो सो रही है, कब उठ रही है, कब प्रसाद ले रही है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। दे हैव नो शेड्यूल। सो उसका एक ही शेड्यूल है कि सुबह उठना है, तो सुबह से लेके रात तक शी इज ऑन फोन। तो वास्त इंस्टाग्राम है, टॉकिंग टू द फ्रेंड्स है, रील्स देखना है, तो इस तरह वो पूरा टाइम लगी रहती हैं मोबाइल में। तो इसकी वजह से शी हैज मेनी प्रॉब्लम्स एट फिजिकल लेवल, हार्मोनल चेंजेस, उसके डिस्टर्ब हो गया पैटर्न, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है उसका पूरा। तो जिसकी वजह से शी हैज मेनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स एंड हार्मोनल चेंजेस इन हर। और मेंटल हेल्थ पे तो इसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली स्क्रीन एक्सपोजर है, स्टिमुलेशन है, डिजायर्स अपलिफ्टमेंट हो गया इससे, and she is not able to perform up to the level she wanted to, जिसकी वजह से she is again into the depressions और ADHD। तो उसको कैसे हेल्प कर किया? उसको इनवाइट किया, इंगेज किया, engaging her senses into, like इनवाइट किया मंगला आरती में, engaging her into the कीर्तन, सेवाएं दी गई, कुकिंग,
garland making for the Lord. तो दिस इज एक्चुअली द पॉजिटिव एंगेजमेंट। एंगेजमेंट तो हम किसी भी तरह, एक होता है कि फोन छीन लेना और एक होता है एंगेज कर दो कि टाइम ही ना दो उसको फोन देखने का। तो हेयर वी आर डूइंग दिस, तो उसको एंगेज किया, गाइड किया, जिसकी वजह से उसका इंटेलिजेंस ग्रो किया, क्या सही है क्या गलत है। एंड बच्चे अप टू द मैक्सिमम पोटेंशियल दे सर्व इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो? द ओवरऑल थिंग इज हमारा फिजिकल, मेंटल, ये सब कनेक्टेड है। हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका मेंटली बहुत फर्क पड़ता है, और अगर कोई भी थॉट हमारे दिमाग में आए तो वो हमारे अल्टीमेटली फिजिकल लेवल पे इफेक्ट करेगा। और एज अ मेंटर हमें बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए। हमारी गाइडेंस में जो बच्चे हैं उनको गाइड कर पाए, उनकी सिचुएशंस, वो कैसे बोल रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना सीखिए, वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे उनके हाथ पैर चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम रिकॉग्नाइज कर सके उसका अंडरलाइन कॉज और उसको एड्रेस कर सके। और अच्छा है कि बच्चे अगर हार्ट शेयर कर रहे हैं, है ना, ओपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इट्स वेरी, मतलब अच्छी बात है। उससे फिर आप डायरेक्टली बच्चे को सॉल्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण मध्य साधकनाथ। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। मैं सबसे पहले थैंक यू सो मच। बहुत ही जो है एप्लीकेबल जो ये लेक्चर था, और काफी सारे नए नए पॉइंट्स मुझे सीखने को मिले इसमें, और बहुत अच्छा लगा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने पूरा इसे बैठ के सुना, नोट्स भी बनाए। तो मुझे जैसे एक दो पॉइंट्स में शेयर करना चाहूंगी जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैं भी प्रयास करूंगी, जैसे गर्ल्स की पिचिंग की सेवा है तो माता जी मैं प्रयास करूंगी कि वो चीज़ मैं अच्छे से अप्लाई कर पाऊँ। एक तो आपने बताया कि क्या कहते हैं कि मेथड्स, प्रिंसिपल तो सबके सेम ही है बट मेथड्स अलग अलग हैं। तो हमें बच्चों की जैसे गर्ल्स की प्रीचिंग है, गर्ल्स एकदम यंग होते हैं, तो थोड़ा मेथड्स जो है हमें थोड़ा और थोड़ा इनोवेटिव करके जो है कुछ कुछ अलग मेथड्स लगाने चाहिए, ताकि हम बच्चों को और ज्यादा इंगेज कर पाए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो मेथड वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन माता जी आपने ये जो पॉइंट्स बताए हैं ना, अभी कहते हैं प्रीचिंग नीड्स, और अलग अलग तरीके बताए हैं, जैसे ओपन कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होना चाहिए, फ्रेंडली एक्सचेंजेस होने चाहिए। तो ये पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैं आगे प्रयास भी करूंगी कि हाँ इसे थोड़ा सा और सेवा में अच्छे से एंगेज कर पाऊँ, ताकि अच्छे से प्रीचिंग हो पाए। माता जी मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है कि मुझे थोड़ा सा चैलेंज आता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्पेशली ये जो टीनेजर्स हैं, 18 to 21 एज के जो होते हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा जो है एक अट्रैक्शन हो जाता है, जैसे टेम्पल में आते हैं तो अदर जेंडर के प्रति इनको अट्रैक्शन हो जाता है। तो उसे फिर कैसे कैसे हैंडल किया जाए? जैसे आजकल बच्चों में ना बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है किसी प्रोविजीज के प्रति, है ना, और ये बताते भी इतनी जल्दी नहीं है, क्यों? कहते सोचते हैं कि पता नहीं माता जी गुस्सा ना करें, ये है ना, आपस में बेशक बता देते, वैसे नहीं बताते। लेकिन अगर पता भी चले तो फिर कैसे, किस तरीके से जो है उन्हें जो है हम समझाएं और इंगेज किया जाए सेवा में, क्योंकि डांटेंगे, डांटने से भी कुछ नहीं है, डांटेंगे तो बच्चे ऑब्वियसली इधर उधर चले जाएंगे। तो ऐसे कैसे समझाना चाहिए, आप प्लीज हमें बताइए माता जी। हरे ये कृष्णा सही। माता जी। माता जी परीक्षा ले रहे हैं मेरी नहीं नहीं माता जी। आप जानते हैं। तो मैं प्रयास करूंगी माता जी। तो इस एज में बिल्कुल नेचुरल है अब कि बच्चों का अट्रैक्शन होता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी माता जी, इतना प्रभाव पड़ गया है बॉलीवुड का कि बिल्कुल फेनेटिक वर्ल्ड में ही रहते हैं, कि प्रेम करने वाला प्रेम ही करते हैं उनको प्रेम। तो अट्रैक्शन उनका बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हैं। पहले तो माता जी जैसे अगर पेरेंट्स, मैं शुरू से शुरू करती हूँ कि हमें पेरेंट्स अगर हैं तो बच्चों को अपने शुरू से गाइड करना चाहिए कि ऐसी चेंजेस आएंगी, उनको पहले से ही अवेयर कर देना चाहिए। और उसके लिए बच्चे फिर उस चीज़ के लिए चेंजेस आएंगे तो उतना घबराएंगे नहीं, अट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना, जो स्पिरिचुअल एजुकेशन के माध्यम से हुआ। अब हो गए हैं और फिर भक्ति में आए हैं, है ना, पेरेंट्स से तो वो नहीं करेंगे शेयर, और आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं पर आपसे भी शेयर नहीं करेंगे।
तो उस केस में माता जी हम इनडायरेक्टली जो है बच्चों को बता सकते हैं, इन चीज़ पे लेक्चर्स ले सकते हैं फिजिकल अट्रैक्शन के ऊपर। उसके बाद भी होगा माता जी, क्योंकि ये स्टेज ही ऐसा है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर हम उनको सावधान कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं इसके। और आने वाली जो प्रॉब्लम है, जैसे अगर मान लो उसका पैचअप हुआ, मतलब उस लड़के के साथ बॉयफ्रेंड बन गया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं हम उनको। और ब्रेकअप हो गया तो उसके भी कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए माता जी, और उनको भी प्रिपेयर करना, क्योंकि माता जी ये चीज़ अनअवॉइडेबल है कई बार, क्योंकि होता है, हमें भी अभी तक होता है, सही गलत में पता है, फिर भी हम काफ़ी चीज़ें गलत कर जाते हैं। और उस चीज़ में तो हम रहता ही नहीं है, बुद्धि पे तो पूरा पर्दा, इंटेलिजेंस इट इज़ कवर्ड, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। मतलब अच्छा है कि बच्चा अगर पहले से समझ जाए, इनडायरेक्टली थ्रू लेक्चर्स और वर्सेस के थ्रू, जैसे हमने बताया, उसको रेफर करके हम बता सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बता सकते हैं। जो ये ट्रेनिंग का पार्ट है, उनको ट्रेन करना चाहिए कि ऐसी चेंजेस आएंगी तो ऐसे अट्रैक्शन भी होगा। एक्चुअली दिक्कत ये है कि हम इस पे ओपनली टॉक नहीं करते, बताना चाहिए हमें शुरू से ही, बट अपने बच्चों को भी, और जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं ये टीनेज गर्ल्स, उनको टॉपिक ये भी होना चाहिए कि अट्रैक्शंस आ रही हैं तो उनको कैसे डील करना है, क्योंकि उसमें कॉन्सिक्वेंसेस जानेंगे तो जो समझदार होगा वो नहीं फंसेगा इसमें। जी जी। और माता जी और कभी कभी कैसे, जी जी माता जी, माता जी। अगर फंस गया तो नाव लेके हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि प्रभु जी का एक बार लेक्चर सुन रही थी, प्रभु जी बोल रहे हैं कि कई बार जो बच्चे हैं ना, जान हाथ डालेंगे आग की तरफ, तो हम रोकते हैं, वो नहीं मानता, तो थोड़ा जलने दो उसको ताकि वो दोबारा हाथ नहीं डालेगा। पर हमें पीछे तैयार रहना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए कि जैसे ही वो उसको थोड़ा गर्म लगे तुरंत हटा लें हम उसका हाथ, क्योंकि उतना पूरा जल ना जाए, थोड़ा ही जले, उसमें हम उसको संभाल लें। थैंक यू सो मच माता जी। और माता जी इसमें एक छोटा सा और मेरी क्वेरी थी कि बच्चा के सामने से खुद नहीं बता रहा है और वो कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है ना, बच्चे टीनेजर्स ऐसे होते हैं, इन्हें लगता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। एक तो स्टेज में लगता है कि आई एम द बेस्ट, मैं जो कर रहा हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, जो कर रहा हूँ सही है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो है ना अपने साथ वाले, एक सेकंड बताइए, अपने साथ वाले फ्रेंड्स में बताते हैं, लेकिन जो है जो सीनियर्स हैं उनके साथ बताना ये शायद पसंद नहीं करते हैं, या फिर ये कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, जो भी हो। अगर मान लो किसी बच्चे का कुछ पता चल रहा है, तो क्या डायरेक्टली उससे बात करनी चाहिए या उसे मौका देना चाहिए कि वो आके खुद बताएगा? या मुझे पता चल रहा है कि हाँ कोई बच्चा इस तरफ जा रहा है, उसका झुकाव हो रहा है, तो अगर मुझे पता चल गया तो मैं डायरेक्टली बात कर लूं बच्चे से, या मैं वेट करूं ताकि उसे ये ना लगे कि मेरी कॉन्फिडेंशियल बात बता दी गई है अपने आप ही। तो उसमें कैसे करना चाहिए ताकि वो बच्चे को उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब, और मैं समझा हाँ, भी पाऊँ उसे। डायरेक्टली करेंगे तो मुझे लगता है कि वो कंट्रोलरशिप हो जाएगा, और कोई भी कंट्रोल नहीं चाहता लाइफ में ना, क्योंकि इतना वो नहीं है, समर्पण नहीं है। और अगर वेट करना चाहिए, आप सही बता रहे हैं, और ऑब्वियसली वेट करना चाहिए कि वो बताएं हमें, तभी हम उसको तो जब सोल्यूशन कर, डॉक्टर को बताएंगे नहीं बीमारी तो डॉक्टर कैसे हेल्प करेगा, भले डॉक्टर को पता है, वो दवाई लेगा ही नहीं। चलो आप बता भी देंगे तब भी वो आप छोड़ के चले जाएंगे माता जी, क्योंकि इसके लिए उसको पैसे थोड़ी ना मिल रहे हैं भक्ति करने के लिए, वो वॉलेंट्री कर रहे हैं। बट माता जी, अगर और मतलब ये है कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में ऐसा हो रहा है, अगर मैंने बच्चे को टाइम से रोका भी नहीं तो फिर आगे सिचुएशन और खराब हो सकती है, आगे का माहौल भी खराब हो सकता है। जी वो दूसरे की भक्ति जा सकती है, हम तो डूबे सनम तुमको ले डूबे, तो तो उसमें क्या करूं? मतलब हाँ, ओपन डिस्कशन कर सकते हैं उसके साथ में। ट्रेनिंग है, वही क्लासेस जैसे मैंने बताया, वो सबको देनी चाहिए ना क्लासेस। उसके बाद भी अगर कोई आपसे नहीं डिस्कस कर सकता तो आप क्या कर लेंगे उसको, ट्रेनिंग तो देना ही चाहिए, मुझे लगता है सबको क्लासेस लेनी चाहिए इस चीज की। अब तो ज्यादा कोशिश करें कि क्लास में ही जो है ओपन डिस्कशन किया जाए, उसके बारे में बताया जाए और इंस्पायर किया जाए कि वो आके डिस्कशन करे। हाँ जी, और ये भी थोड़ा ध्यान रखें कि वो बच्चा इमोशनली कैसा है ना, अगर लग रहा है कि ये कल को एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है तो उसके पेरेंट्स को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए, यहाँ पे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए,
लग रहा है कि ये लड़की भाग जाएगी उस लड़के के साथ, या ये मर मिट सकती है उसके लिए, तो वहां पे हमें पेरेंट्स को, क्योंकि कल को ब्लेम फिर हम पे भी आ सकता है। थैंक यू सो मच माता जी। ये बहुत बड़ा आई एक होप चैलेंज। हेल्प माता जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने, स्पेशली क्लासेस का बहुत अच्छा कि सबके सामने जो है डिस्कशन किया जाए। मतलब केस स्टडी को लेकर, एक केस स्टडी लेकर डिस्कशन किया जाए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत हेल्प की आपने मेरी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। माता जी, मेरे पॉइंट है कि जैसे आपने जो थेरेपी एक्टिविटीज फॉर टीनेजर वाली स्लाइड में बताया था, फ्रेंडली मेंटेन करनी है, टीचर स्टूडेंट वाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक वो बॉन्ड रखना भी बहुत जरूरी, मतलब एक बैरियर रखना भी बहुत जरूरी होता है कि जो गर्ल है वो हमें मतलब समझा से शेयर भी करे, पर हमारे साथ बहुत ज्यादा ओवर ना कर दे चीजों को, है ना, वरना चीट लेने लगते हैं। हम्म। तो वो बाउंड्री भी कैसे बनाए और साथ में गाइडेंस भी कैसे दें, ये पूछ रही था मुझे। हाँ जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बाउंड्रीज सेट करें, और साथ में हम फ्रेंडशिप नहीं, फ्रेंडली रिलेशन रखें, फ्रेंडशिप नहीं। तो फ्रेंडली रिलेशन इसीलिए होना चाहिए ताकि वो बच्चे ओपनली दे कम्युनिकेट एंड शेयर देयर फीलिंग्स विद अस। एट द सेम टाइम वो चीप चीप क्यों लेंगे माता जी, जब दे ऑलरेडी नो आवर स्टेटस। वो चीप नहीं लेंगे मुझे लगता है, क्योंकि बाउंड्रीज तो उनको पता ही होगा दे कि हमसे ज्यादा वो स्पिरिचुअली एडवांस है भक्त। जहाँ नहीं पता वहां पे हो सकता है ऐसा, वहां पे फिर हम ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते। पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि, आप देखिए हम जिनके गाइडेंस में हैं, हम उनसे अपना हार्ट भी शेयर करते हैं, रिलेशन भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो नेचुरल डेकरम है दोनों रिलेशन में ना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा माता जी। बाउंड्रीज तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी, बिकॉज दे आर टेकिंग आवर गाइडेंस एंड they are sharing their heart and asking for suggestions. मतलब माता जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाला व्यक्ति क्लासेस में इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, एक बार पहले तो वो क्लास में इतना नहीं आ पाती है, लेकिन वो मुझसे पर्सनली कॉल पे या मैसेज के थ्रू कांटेक्ट में रहती है, तो पूछती रहती है, और वो मतलब बहुत ज्यादा ही मुझे मैसेज करती है, बहुत ज्यादा ही मतलब बात करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, वो उस बैरियर को क्रॉस कर रही हूँ। हाँ जी, तो जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि व्यक्ति स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए वो मतलब वो डंपिंग यार्ड समझ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम फेंक रहे हैं आपके ऊपर ना, बस यस उसको मैम। चाहिए मेरी बात सुने। तो हमें ऐसा भी नहीं फील करवाना है किसी को, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम फिक्स करें ऐसे बच्चे के साथ ना, कि हम उनको हर टाइम अवेलेबल ना हो, है ना। उनको एक्चुअली रियलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ऐसे कह रहे मतलब हमें हियर सुनना है, पर हमें इन्वॉल्व नहीं होना उनकी बातों में। ऐसे नहीं कि वो कोई भी बकवास कर सकते हैं ना, मटेरियलिस्टिक टॉक दे कैन नॉट, लाइक कुछ भी बोल दें वो हमें। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सुनना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। तो वही बातें सुनिए उनकी, दैट यू थिंक इज एक्चुअली जो उनको खतरनाक है उनके लिए। और हर टाइम अवेलेबल नहीं होना चाहिए माता जी ऐसे बच्चों के लिए जो क्लासेस नहीं अटेंड करते, तो कैसे चलेगा। उनको बोलिए कि आपको जो प्रॉब्लम है आप क्लासेस में आइए, हम डिस्कस करेंगे वहीं पे, आफ्टर क्लास मीटिंग करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? सेटिंग द बाउंड्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन एज अ पेरेंट। जब आप अपने बच्चे को
गाइड करते हैं। कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे बाउंड्रीज सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बाउंड्रीज सेटिंग के क्या नियम है, कितनी हद तक होनी चाहिए, वो भी हमें पता होना चाहिए। दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट टॉपिक। बाउंड्रीज उनके साथ, फ्रेंडली रिलेशन उनके साथ ही रखना है जो जो सरेंड मतलब गाइडेंस लेना चाहते हैं वास्तव में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जैसे मैं प्रीचिंग करती थी, तो ऐसे लोग मिलते थे हमें जो लड़कियां मतलब उनको चाहिए कि कोई हमारी सुन ले, मतलब सारी बकवास उनके अंदर जो मन में चल रहा है वो वॉमिट दे यूज्ड टू वॉमिट लाइक दिस। तो हमें हमेशा हर बात नहीं सुननी उनकी ना, तो टाइम रेडिली अवेलेबल भी नहीं रहना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। उनको प्रयास करना चाहिए, मंदिर बुलाना चाहिए, क्लासेस में बुलाना चाहिए, तो उसी से ही पता चलेगा कि कौन कनेक्ट होगा, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारा टाइम भी बहुत कीमती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच माता जी फॉर टुडेज वंडरफुल सेशन। और आई होप सभी भक्तों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, नोट्स बनाए होंगे, और माता जी ने बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स भी हमारे साथ शेयर किए। और ये जो टॉपिक है जो माता जी ने आज लिया है सेशन ना, साइकोलॉजी समझना किसी व्यक्ति की और अकॉर्डिंगली उसके साथ डील करना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए हमें मतलब बहुत सारा होमवर्क, मतलब बहुत सारा प्रयास, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना पड़ता है ना। मतलब इसमें शायद बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है सबसे ज्यादा व्हेन यू आर डूइंग टीचिंग। तो माता जी ने आज बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताए इस प्रॉब्लम को लेकर, तो हम माता जी का एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे। अगेन थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण में साधक नाम। हरे कृष्ण में